हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एरीज। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एरीज। ठीक है, तो ये करेंगे। तो फर्स्ट हम करने वाले हैं आपका डायरेक्ट हेलोजिनेशंस। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं आपका डायरेक्ट हेलोजिनेशंस ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन आप लिख दोगे। अब देखिए, जो लास्ट वीडियोस थी, हमने हमारा जो चैप्टर्स था हेलो एल्केन हेलो एरीन्स, जैसे हमने क्लास 12 की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो सॉल्यूशन चैप्टर को हमने कंप्लीट कर देन हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक वाला हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो हेलो एल्केन्स में हमने ये कर लिया कि उसकी प्रिपरेशंस क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल्स, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप हेलो एरीन्स की कैसे प्रिपरेशंस करोगे। तो इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया इफ मान लो, तो उसमें आएगा कि डायरेक्ट प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी, जैसे हम 5 to 6 करेंगे, आप अपनी चॉइस से 2-3 अच्छे से लर्न कर लें। कई बार नेमिंग से आ जाएगा, इसी में हम करेंगे साइड में रिएक्शंस आ जाए, बाल साइमन आ जाए, गटरमैन रिएक्शंस आ जाए, तो नेम्स ही होगे तो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, उनको हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो जो डायरेक्ट हेलोजिनेशंस रिएक्शंस होती है वो कैसी होती है, जैसे मैं जर्नल लिख रही हूँ यहाँ पे, तो सिंपल इसका मतलब ये है कि मान लो ये आपका बेंजीन है और यहाँ पे मैंने हेलोजन डाल दिया। ठीक है, तो आप सीधा हम बना देते हैं, यहाँ पे आपका X लग गया और HX आपका बाहर हो जाता है। जर्नल रिएक्शंस है आपको पता है कि बेंजीन आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस शो करती है। ये क्वेश्चंस भी कई बार आपके माइंड में आता होगा कि न्यूक्लियोफिलिक शो क्यों नहीं करती। अब देखो बेंजीन है आपका, अब बेंजीन में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी है। मैंने 2 टर्म्स पहले भी डिस्कस की हुई हैं, जो आपका जीओसी डिस्कस किया था। इन डिटेल तो करेंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो आप वो देख सकते हो। जीओसी की जो वीडियोस हैं स्टीरियो की हैं, उनमें मैंने काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है कि रिएक्शंस क्यों नहीं शो करती, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूजन रहते हैं कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है, कौन कहाँ टेक करेगा। देखो ऑर्गेनिक कई बार कई स्टूडेंट्स मेल भी करते हैं कि काफ़ी डिफिकल्ट है, हाँ थोड़ी सी रिएक्शंस आपको, लेकिन आपको एक जर्नल पैटर्न पता। अब जैसे हम इस रिएक्शंस का देखेंगे, इसका मैंने जर्नल मैकेनिज्म आपको बता दिया। अब किसी भी टाइप के आपको इलेक्ट्रोफिलिक का आपको माइंड में क्लियर होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जर्नल मैकेनिज्म्स क्या होता है। कि फर्स्ट आप इलेक्ट्रोफाइल की जर्नेशन करते हो, फॉर्मेशन करते हो कार्बोकेटाइन, फिर एब्स्ट्रैक्ट करके प्रोटॉन का एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन, 3 स्टेप है जर्नल सी। तो वो आपने देख लिए, तो आपके क्लोरिनेशन आ जाए, फ्लोरिनेशन आ जाए, नाइट्रेशन आ जाए, तो कोई भी हो तो जर्नल आपको वे बताए तो आप मैकेनिज्म्स को डिस्कस कर सकते हो। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो आप तो हम डिटेल से आपको बताने वाले। अब ये मैंने जर्नल रिएक्शंस लिए। अब मान लिया सपोज दैट मैंने यहाँ पे X की जगह सिंपल मान लिया कि Cl2 ले लिया। अब रिएजेंट भी होगा कुछ FeCl3 की प्रेजेंस में, या आपका एनहाइड्रस AlCl3 भी ले सकते हो आप इसमें। तो आपका सिंपल यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका Cl बन जाता है। अब इसका मैकेनिज्म्स क्या होता है ये हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है, देखिए, तो फर्स्ट जो स्टेप होता है ना, उसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप है जो आप यहाँ लिख सकते हो, जर्नल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फर्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि आपको जो रिएक्शंस करने हैं, सबसे पहले तो जो अटैक करने वाला स्पीसीज है उसकी जर्नेशन ही करनी पड़ेगी आपको। तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल, अब जैसे हमने वो रिएक्शंस देखी थी, तो बेंजीन Cl2 डाला आपने, और किसके साथ में आपका FeCl3 ले सकते हो आपका 4। तो यहाँ पे आपका FeCl3 मान लो Cl2 के साथ रिएक्शन करके तो क्या बनाता है आपका FeCl4 नेगेटिव प्लस में Cl पॉजिटिव। अब मैंने ये भी आपको डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन फाइल का मतलब होता है लविंग, तो नेगेटिव को लव कौन करता है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होगी जिसके ऊपर पॉजिटिव हो, दैट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो वहां पे। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस को लव, तो पॉजिटिव को लव कौन करता है, नेगेटिव, जिसके ऊपर। तो देखो ये आपका न्यूक्लियस इलेक्ट्रोफाइल, तो हमारा ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, हमने Cl प्लस है आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करेगा आगे रिएक्शंस में, उसको हमने जर्नेट कर लिया। तो ये आपका जर्नल मैकेनिज्म्स होता है कोई भी रिएक्शंस का। अब मान लिया मैं यहाँ पे ये तो क्लोरिनेशन कर रही हूँ, अब मैं नाइट्रेशंस कर लेती रिएक्शंस, तो नाइट्रेशंस में आपका NO2 प्लस हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल, वो कर लेते हैं हम। ठीक है, अब फर्स्ट तो हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकेंड क्या होता है आपका, जर्नेशन बोल सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कैसे होगा, अब देखो ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ पे आपका Cl प्लस है, ये यहाँ टेक करेगा तो क्या रिएक्शंस होगी आपका, अब जैसे H हो गया, यहाँ Cl, यहाँ प्लस आ गया। अब मैं एक मिनट, यहाँ ऐसे हो गया आपका। ठीक है, अब ये बॉन्ड यहाँ था, ये यहाँ था। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इसका हो गया, तो Cl यहाँ गया। अब यहाँ ये इसी इलेक्ट्रॉन मोमेंट तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब इस प्लस के लिए रेजोनेंस, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो 2-3। अब ये यहाँ आ जाएगा, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए आप ये एरो यूज करते हो। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया ऐसे।
अब हमने कुछ नहीं किया, H है Cl है, और इस प्लस के लिए अब हमने यहाँ दिया ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई, यहाँ आ गया ये। अब फिर से हम रेजोनेंस टाइप, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव के लिए यहाँ आ सकता है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, अब देखो ये बॉन्ड ऐसे की ऐसे आ गया, ये यहाँ आ गया, दैट मींस इस पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ क्या हो गया, H और Cl हो गया। तो ये हमने कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर ली, तो आप इसको लिख भी सकते हो रेजोनेंस स्टेबलाइज जो भी स्ट्रक्चर्स है। अब थर्ड में क्या करोगे, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन। अब प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करोगे तो H आपका बाहर हो जाएगा। थर्ड में आप करोगे एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, एब्स्ट्रैक्शन प्रोटॉन को टू फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट। अब वो आपका अच्छा इस पॉजिटिव के लिए किया जाएगा यहाँ पे, जैसे H है, ये Cl है आपका, ये रिएक्शंस कर रखी है आपका जो था Fe, हमने क्या बनाया था यहाँ पे, जो आपका FeCl4 नेगेटिव है मान लिया। अब ये इस H को एब्स्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे ये जो Cl है ये रेजोनेंस यहाँ स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये आपका बन गया बेंजीन, ये Cl था, ये जो FeCl3 वाला स्पीसीज था, तो यहाँ पे आपका FeCl4 नेगेटिव वाला स्पीसीज बन गया। अब ये हमने यही प्रोडक्ट बनाना था। अब इसका मैकेनिज्म्स क्या, हमने 3 स्टेप में, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया, सेकंड में हमने कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशंस की, फिर आपका हमने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया इस प्रोटॉन को प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये 3 स्टेप्स हैं, कोई भी रिएक्शंस आ जाए, क्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, तो आप 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर 5 मार्क्स में आ जाए क्वेश्चन, तो ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट उस रिएक्शन को लिख के, तो आप मैकेनिज्म्स भी बताओगे। जितना अच्छे से आप क्वेश्चन को आंसर को एक्सप्लेन करोगे ना, उतनी ही पॉसिबिलिटी है कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम्स में। तो कई बार हमें पता होता है बट हम डिटेल से डिस्कस नहीं करते, तो आपका इसमें अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। फिर हम कहते हैं कि हमने पेपर तो पूरा अटेम्प्ट किया था बट एग्जामिनर्स ने देखो वो नहीं दिया, उसमें कमी निकाल दें हमको। ठीक है, तो हमें ऐसे ही करना है कि हम अच्छे से करें। ये तो था डायरेक्ट हेलोजिनेशन। अब साइड हेलोजिनेशन भी होता है आपका, साइड सब्स्टिट्यूट। उसमें क्या होता है कि मान लिया कि मैंने ये है आपका CH3 और मैंने यहाँ पे Cl2 डाल दिया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आपने देखा होगा रिएक्शंस क्या हो जाती है, एक H रिप्लेस होके यहाँ हो जाता है CH2Cl प्लस में एक H यहाँ से और Cl यहाँ से HCl। तो ये रिएक्शंस भी हो सकते हैं, मतलब ये साइड में क्या है ना, साइड सब्स्टिट्यूएंट से एक और Cl2 डालोगे तो यहाँ पे CHCl2, एक और Cl2 डालोगे तो CCl4 हो सकता है। तो ऐसे आपकी सेकंड प्रिपरेशंस भी आप कर सकते हो हेलो एरिन्स की। हेलो एरिन्स का मतलब क्या है आपको, जैसे मैंने हेलो अल्केन बताया था, वहां हेलोजन प्रेजेंट है और अल्केन है। हेलो एरिन्स का मतलब रिंग जैसे साइकिल, और यहाँ पे साइड में कौन है आपका, साथ में अल्केन और हेलोजन, तो इसको हम हेलो एरिन्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो हमने 2 प्रिपरेशंस कर ली। अब थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके क्वेश्चन नेमिंग से भी आ सकते हैं, ये आपका है सैंडमेयर रिएक्शन। मैं तीनों को अच्छे से बता दूंगी आपको। सैंडमेयर रिएक्शन आपका, बाल-साइमन रिएक्शन है आपका, या गटरमैन-कोच रिएक्शन है आपका। ठीक है, गटरमैन-कोच रिएक्शन है। सिंपल जर्नल देखो तो रिएक्शंस आपकी ये होती है N2+X है आपका, और यहाँ पे आप जो भी रिएक्शंस करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल Cl2 ले लिया मैंने। ठीक है, तो गटरमैन के लिए आपको क्या मिलता है, CuCl, और ये है आपका HCl, Cu2Cl2। ठीक है, ये है आपका सैंडमेयर्स के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका यहाँ Cl लग जाता है और N2 यहाँ पे रिमूव हो जाती है। तो ये आपका जर्नल है सैंडमेयर के लिए, आपको ये मिलेगा। ये अब देखो N2X का लाइट है Cu2Cl2 HCl इस टाइप से, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन मतलब हेलो एरिन्स बन गया, N2 रिमूव होगी। अब इसी को रिएक्शन सेम है, सारा सम है। अगर मैं ऐसे लिख देती CuHCl, तब भी आपका यही फॉर्मेशन रहेगा, तब आपका Cl। तो ये कौन से में होता है, इसी को हम बोलते हैं गटरमैन-कोच, और ये होती है आपकी सैंडमेयर रिएक्शंस। तो इनमें डिफरेंस कई बार पूछ लेते हैं, ये याद रखो। यहाँ पे कॉपर ऐसे मिलेगा आपको हैलाइड्स के साथ में Cu2Cl2, मतलब कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ ऐसे कहीं दिखे Cu2X के साथ में और बाई में HCl, तो ये आप समझोगे कि सैंडमेयर रिएक्शंस है। और अगर कॉपर अकेला है, बाई जो आपका एसिड है उसके साथ में है, तब आपका ये गटरमैन-कोच रिएक्शंस है। ठीक है, अब आप बोलोगे N2X कहाँ से प्रिपेयर किया, तो आपने सुना होगा इसी रिएक्शंस को जो सैंडमेयर है डाइजोटाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कैसे करते हो आप, NaNO2 लोगे, HCl लोगे। अब देखो हम एक बार बता देते हैं आपको। देखिए जैसे मैंने लिया NaNO2 लिया, प्लस में मैंने HCl लिया, तो यहाँ से क्या हो जाता है NaCl प्लस में HNO2, ये फॉर्मेशन हो जाती है। मैंने क्या किया, सोडियम नाइट्रस एसिड HCl लिया, तो Na प्लस और Cl और HNO2, ये फॉर्मेशन हो जाती है आपकी HNO2 की। बाद में आप फिर से डाइजोनियम क्लोराइड उसके साथ में रिएक्शंस करवाओगे HNO2 की, तब आपके पास N2X की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये सिंपल सी रिएक्शंस होती है आपकी, मतलब एनिलीन के साथ में रिएक्शन करवाओगे HNO2 की, तो N2X बन जाएगा। फिर N2X की Cu2Cl2 HCl है, तो ये सैंडमेयर रिएक्शंस होती है। और अगर सिंपल आपका कॉपर है बाई एसिड के प्रेजेंस में, तो आपका गटरमैन है। तो यहाँ से आपके 2 हो गए प्रिपरेशंस के मेथड, और नेम से आ जाए तब भी आपको पता होना चाहिए सैंडमेयर रिएक्शंस है आपकी।
ठीक है। और आपका वैसे आ जाए कि प्रिपरेशंस में, तब भी आप कर सकते हो सैंडमेयर और गटर में। तो ये 2 हमने कर ली। अब देखिए एक रिएक्शन और है बाल-साइमन। बाल-साइमन होती है, स्पेलिंग इसकी देख लेना स्टूडेंट्स क्या होती है। बाल-साइमन्स में हम मेनली प्रिपेयर करते हैं फ्लोरोबेंजीन्स। आपको आ जाए कई बार कि प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन, नेम नहीं देगा तो आपको माइंड में पता होना चाहिए कि जैसे डिफरेंट है। जर्नल हम समझे ना कि बेंजीन लिया आपने, कोई हेलोजन डाल दिया, क्लोरीन डाल दो, ब्रोमीन डाल दो, फ्लोरीन डाल दो, हर एक चीज का स्पेसिफिक है। देखो फ्लोरीन की अलग प्रॉपर्टी है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, छोटी साइज होती है तो वो अलग रिएक्टिविटी होगी उसकी, क्लोरीन की अलग होगी, Br की अलग होगी, I की अलग होगी। तो वैसे ही फ्लोरोबेंजीन सबसे अच्छा रिएक्टिव हमें जो प्रोडक्ट है वो आपका बाल-साइमन से हम प्रिपरेशन करते हैं। उसमें क्या लेते हैं H2BF4, H2 यहाँ पे BF4 HCl की प्रेजेंस में लेते हैं। यही लेना आपको N2X के साथ में सारा काम करना है, तब आपका यहाँ पे BF4 की वो हो जाता है Na प्लस किसे कहते हैं BF4। बाद में जब आप इसको हीट करते हो ना, यहाँ पे तो जनरल रिएक्शन 273 से 75 केल्विन तक, और उसमें भी याद रखना जो सैंडमेयर वाली रिएक्शन थी जो डाइजोटाइजेशन करते हैं, ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, जो रूम 273 से 278 इतना ही केल्विन रहता है, ज्यादा के ऊपर वो डिकम्पोजिशन होता है आपका N2SiO ले जाती है उसमें। ठीक है, तो बाल-साइमन्स में आपको H2BF इनके साथ में करोगे तो NaBF4 जिसमें HX है ना वो बाहर हो जाता है, N2BF4 बन जाता है। उसको जो जर्नल अगर आप हीट करते हो ना, तब आप ये सारे HBF4 नेगेटिव है ना, ये बाहर हो जाएगा और यहाँ पे सिंपल फ्लोरीन लग जाएगा, BF4 है ये। ठीक है, तो इससे हम क्या, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बाल-साइमन, जहां से आप फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशंस करते हो। तो यहाँ से 3 तो ये हो गए, सैंडमेयर, गटरमैन, बाल-साइमन। आपने जो फर्स्ट वाला किया था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, हेलोजिनेशंस का, और शाइड वाला, तो 5 प्रिपरेशंस होगी। और एक आप कर सकते हो हैंड्स-डिगर वाला। हैंड्स-डिगर भी जैसे हमने उसमें भी किया था आपका, तो हैंड्स-डिगर भी आ सकता है आपका नेम से। तो हैंड्स-डिगर की पता होना चाहिए आपको। हैंड्स-डिगर में क्या होता है कि जैसे ये बेंजीन है आपकी, या मैंने कह लिया RCOAG है, और उसमें मैं हेलोजन डाल रही हूँ, लाइक Br2 डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे आपका किसकी फॉर्मेशन होगी, जैसे ये ब्रोमीन बन गया, CO2 और AgBr है ना, ये आपके बाहर हो जाते हैं। CO2 कैसी हो जाएगी, AgBr, ये सिंपल ब्रोमोबेंजीन। तो इसको हम बोलते हैं हैंड्स-डिगर। अब हेलो एल्केन्स में भी हमने प्रिपरेशंस किया था, सिंपल वहां जर्नल लिखा था RCOAG। हम बोलते हैं कि सिल्वर का आप 60 लेते हो, ये नेगेटिव होता है, ये प्लस होता है, और उसमें Br2 आपने हेलोजन डाला, ठीक है, तो आपका एल्केन की फॉर्मेशन होगी, हेलो एरीन्स की, ब्रोमोबेन, CO2 AgBr बाहर। तो ये रिएक्शन भी आप कर सकते हो। और इसी में एक प्रोसेस होता है आपका रेसिंग प्रोसेस, उसमें आप बेंजीन C6H6 का O2 HCl की प्रेजेंस में, तब भी आप प्रिपरेशंस कर सकते हो हेलो एरीन्स वाली। तो ये हमने 6 मेथड कर लिया। अब आपको जो अच्छा लगता है, फिर भी ये जो नेम वाला है ये तो अच्छे से कर लेना, आ जाती है कई बार नेम से आ जाएगा डिफाइन। जैसे 2 मार्क्स में आ गई सैंडमेयर रिएक्शन है, गटरमैन है, बाल-साइमन है, इनका आइडिया होना चाहिए। जो हेलो एल्केन्स में मैंने इंपॉर्टेंट बताया था कि आपका मार्कोनिक है, एंटी मार्कोनिक रूल है, फॉस्फोरस क्लोराइड वाले से आ सकती है। ठीक है, तो नेमिंग से कई बार आ जाते हैं, और हैंड्स-डिगर वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया है प्रिपरेशंस का। हमने प्रिपरेशंस कर ली आपकी हेलो एरीन्स की। अब आपका आता है फिजिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ आप लिखोगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, लिखोगे आप हेलो एरीन्स की। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो नेचर है कैसा दिखेगा, तो ये जनरली सॉलिड और लिक्विड ही मिलता है आपका, लोअर हो सॉलिड या आपका लिक्विड बोल सकते हो, कलरलेस ही होती है। सेकेंड इसको देखोगे, इसकी जो डेंसिटी होती है वो आपका वाटर से ज्यादा ही मिलती है हेलो एरीन्स की। ठीक है, और ये सोल्यूबल किसमें होता है आपका, ऑर्गेनिक सोलवेंट में। जो सोल्यूबिलिटी नेचर देखोगे तो आपका जो ऑर्गेनिक सोलवेंट है लाइक बेंजीन है, उनके अंदर सोल्यूबल हो जाएगा, बट नॉट सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर ये सोल्यूबल नहीं रहने वाला। तो सिंपल सा माइंड में याद रखो, 2-3 मार्क्स में आ जाए फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल नेचर देखते ही तो कैसा है, सॉलिड लिक्विड हो गई, कलरलेस वगैरह है, पानी में सोल्यूबल नहीं होंगे, ये मैंने बताया था। जैसे लाइक वाटर पोलर है, ये आपके नॉन पोलर वाला मान लिया, तो पोलर में डिजोल्व हो जाते हैं। तो ये आप याद रखो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हेलो एरीन्स वाले, ये डिजोल्व हो जाएंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर। ये देख लिया आपने, फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। अब इसमें आप देखोगे थर्ड वन, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डेंसिटी का पता होना चाहिए कि जो इनकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से हैवी रहती है। ठीक है, 2 पॉइंट तो हो गए। अब जो थर्ड पॉइंट है इसमें, अब आपका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है या आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। ठीक है, ये आपको देखना है। तो सिंपल से याद रखो, मैं एक क्रम लिख देती हूँ आपके पास, पैरा, ऑर्थो, मेटा, ओपीएम, ऐसे याद रख लो। कई बार स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन रहते हैं, ओपीएम याद रख लो, 2-3 बार याद रखो ओपीएम। ओपीएम का मतलब क्या है, अब देखो इनके अंदर आपका ऑर्डर कैसे पूछेंगे, ऑर्थो, पैरा, मेटा, 3 चीज होती है। मैं एक बार बता देती हूँ आपको क्या थिंग्स होती है।
अब वो कब डिसाइड, अब कई बार देख पता है क्या स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, मैंने यहाँ पे एक्स लगा दिया और कोई किसी ने पूछ लिया आपसे ये बताओ ऑर्थो है, पैरा है, मेटा है, किस टाइप की है, तो आप ऑर्थो पैरा मेटा तब डिसाइड करते हैं जब किसी की पोजीशन, अब इसके रिस्पेक्ट में या कोई ग्रुप लगा होता ना, मैंने मैं यहाँ लगा देती तो उसको हम ऑर्थो बोलते। अब देखो मैं 4 पोजीशंस लिख रही हूँ यहाँ पे, मैंने एक्स है, यहाँ मैंने वाई लगा दिया, कोई ग्रुप लगा दिया, एक्स वाई कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ लगा दिया मैंने, और एक ग्रुप मैंने यहाँ लगा दिया आपका, ठीक है। अब आपसे पूछे तो किसी की डायरेक्शन, अब इसमें नहीं बता सकते, ये सिंपल आपका इप्सो पोजीशंस होती है, इसको हम इप्सो बोल देते हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ ऑर्थो मेटा पैरा डिसाइड नहीं कर सकते, किसी की साइड में बताते हो। अब यहाँ देखो इस ग्रुप की साइड से जो डायरेक्ट, तो इस पोजीशंस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो। इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये भी इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो है। अब इसके रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशंस होती है ना, इसको हम मेटा बोलते हैं, और ये वाली पोजीशंस है इसको हम पैरा बोलते हैं। तो इनके अंदर पूछेगा आपसे, कई बार क्या दे देगा, जैसे ऑर्थो क्लोरीन दे दिया, मान लिया कि पैरा नाइट्रोटोल्यून दे दिया फॉर एग्जांपल, पैरा दे दिया, ऑर्थो दे दिया, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट दे दिए, तो उसमें आपसे पूछ लिया कि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा, तो आपको सिंपल क्या देखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ओपीएम रहने वाला, दैट मींस ऑर्थो का सबसे ज्यादा, देन पैरा, मेटा का कम। मेटा को तो ये याद रख लो कि मेल्टिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट दोनों में ही कम रहने वाला है। अब आपको कंफ्यूजन रहेगा ऑर्थो और पैरा में, और इसमें याद रखो मेल्टिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर देखोगे ना, ये है आपका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में आपका पैरा सबसे ज्यादा रहेगा, देन ऑर्थो रहेगा, देन आपका मेटा रहेगा। अब देखो ये क्यों रहता है आपका पैरा वाला, अब देखो ये पैरा है, यहाँ पे सिमेट्रिकल क्लीवेज अगर आप तोड़ना चाहो तो इसमें अगर जो पैकिंग करते हैं वो एकदम से, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलिक्यूलर वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एकदम से बेस्ट पैकिंग हो जाएगी, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना इस ऑर्थो में, इनमें तो नहीं है सिमेट्री, नहीं है इनके, सिर्फ इसी के अंदर है पैरा वाले के अंदर, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है ऑर्थो से, देन मेटा का सबसे कम है। तो ये दोनों आप ऐसे याद रख लो, ओपीएम इसका, इन दोनों में कंफ्यूजन याद रख लेना कि मेल्टिंग वाले में याद रखो कि पैरा है, सिमेट्रिकल है, तो वहां पे क्लोज पैकिंग हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, इनमें आप देख सकते हो। सिंपल डायपोल मोमेंट है वो भी दिखाते हैं आपके, वो भी पूछ सकते हैं। जैसे पैरा वाले हैं उसमें 0 हो जाता है, क्योंकि एक ऊपर की तरफ जो लग रहा है वो नीचे, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ऑर्थो का सबसे ज्यादा होगा, देन मेटा, देन पैरा वाला। डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, फॉर्मूला करोगे, जनरल तो नहीं पूछते, सिंपल होता है आपका μ1 रूट μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर 2 μ1 μ2 cos थीटा, नहीं आएगा अभी आपको, वैसे हम जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या कर लिया आज के लेक्चर्स में, हमने देखा कि आपका प्रिपरेशंस क्या थी, आपके हेलोएरिन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देख ली। अब केमिकल आएंगी प्रॉपर्टीज। अब देखियो केमिकल प्रॉपर्टी हेलोएरिन्स की रह गई थी हमारे, केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन की हमने फिजिकल कर ली थी। अब हमारा यूनिट का टॉपिक क्या रहता है हम बता देते हैं एक बार। केमिकल प्रॉपर्टी हेलो एल्केन की, हेलोएरिन्स की करनी है आपको, और लास्ट में 2-3 टर्म्स जैसे आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक रोटेशंस क्या होती हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, ये 2-3 टर्म्स हैं, वो मैंने ऑलरेडी भी मेरे स्टीरियोआइसोमर्स में तो सारा करवा रखा है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ऑप्टिकल एक्टिव कैसे पहचानोगे, आपका स्टीरियोआइसोमर कैसे कैलकुलेट करते हो, स्पेसिफिक रोटेशंस क्या होता है, डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है ना S=θ/LC, इससे न्यूमेरिकल्स भी मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं। चैनल प्लेलिस्ट में जाकर वो तो पार्ट है तो आप कर सकते हो। जो मेन पोर्शन आपका वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग दिखाता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस भी दिखाता है, हेलो एल्केन कौन सी दिखाता है आपका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस भी दिखाता है आपका, एलिमिनेशंस वाले देखेंगे आप, एडिशन वाले। तो न्यूक्लियोफिलिक में मतलब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अब की बार सब्स्टिट्यूट्स के लिए। अब देखो मैं जनरल लिखूं कोई भी, जैसे मैं लिखूं आपके पास अल्कोहल लिख दिया मैंने, और यहाँ मैंने मान लिया कि कोई अल्काइल हैलाइड ले लो, या आप ऐसे समझ लो कि एक जनरल रिएक्शन ले रही हूँ मैं, RH है और मैंने ले लिया NaOH है, यहाँ से आप फॉर्मेशन कर रहे हो ROH की प्लस में NaX की। अब यहाँ पे क्या हुई रिएक्शन, Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है आपका, R पॉजिटिव X नेगेटिव। जर्नल सा माइंड में क्या रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के पास, ये इसके पास, तो ROH हो गया और NaX। तो OH है यहाँ पे आज किसका वर्क कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव स्पीशीज, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी जर्नल। अब जैसे अल्कोहल वाली ये जो हमने कही है, इसमें क्या प्रिपरेशन, जैसे हेलो एल्केन की ये है आपकी केमिकल रिएक्शंस है, कैसे शो करते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है, जर्नल है। यहाँ पे तो हमने अल्कोहल की फॉर्मेशन कर ली, तो वैसे आप कोई अल्काइल हैलाइड होता उसकी कर सकते हो, जैसे आपका विल्मनसन रिएक्शंस होती है, वहां से ईथर की प्रिपरेशन करते हो आप, NaOR। अब उसमें क्या होता है आपका, जैसे मैं ऐसे ले लेती आपका RX है, उसमें मैं ले लेती NaOR, तो आपका क्या रिएक्शंस बनती, ROR प्लस में NaX। इसमें नेम से भी पूछ सकते हैं आपका,
ROR ईथर होता है, इसको विल्मसन सिंथेसिस रिएक्शंस बोलते हैं, जहां में हम ईथर की फॉर्मेशन करते हैं, ROR का जर्नल। तो ये भी एग्जांपल है न्यूक्लियोफाइल। यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन आपका OR नेगेटिव, ये इसने X ने सब्स्टिट्यूट करके OR आपका आ गया, ठीक है। तो ये आपका ROR हो गया। यहाँ से आप ईथर की फॉर्मेशन कर सकते हो, अलग अलग ईथर, डाइथाइल ईथर बनाना आपको डिफरेंट है, तो यहाँ पे R की वैल्यू चेंज करके अल्कीन, पेंटीन, मतलब डिफरेंट सब्स्टिट्यूट आप करोगे ना, R की चेन को अलग करोगे, वैसे ही आप उस टाइप का ईथर की फॉर्मेशन कर लोगे। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है आपको, जो हेलो अल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल है आपका न्यूक्लियोफिलिक का। तो कोई भी आप इस टाइप से आप साइनाइड वाले भी कर सकते हो, जैसे आपने देखा होगा कि सिंपल साइनाइड, जैसे मेंडिस रिएक्शंस होती है आपकी RCN का, RCN है, उसमें आप H2O के साथ में करते हो तो आपका अमीन बन जाता है CH2NH2। अब इनमें भी डिफरेंट होती है, जैसे साइनाइड है उसका सिंपल आप हाइड्रोलाइसिस करते हो, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हो तब आपका एमाइड बनता है, ठीक है। और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हो तब आपका एक अमीन भी बनता है। और सोडियम मिथाइल अल्कोहल में करते हो तो क्या बन, तो ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। और अगर आप आइसोसाइनाइड की करनी हो तो आपका सिल्वर हैलाइड ले सकते हो। तो ये डिफरेंट टाइप की है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस का ही एग्जांपल्स हैं ये आपके हेलो अल्केन का। अब देखो जर्नल हम बता देते हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। जैसे हमने देख लिया कि दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। अब देखो न्यूक्लियोफिल की बात करें, एक आपका SN1 होती है, एक आपका SN2 होती है। SN1 का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड ऑर्डर। इसका मतलब यहाँ पे जो रेट है वो 2 टर्म पे डिपेंड कर रहा है, सेकंड 2 ऑर्डर पे। और जो N1 है, SN1 है, इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर एक के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। जैसे मैंने अब ये रिएक्शंस लिखी थी ROH वाली, अब मैं ऐसे ले लूं कि कोई भी जर्नल, तो उसका जैसे रेट है आपका, तो SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस होता है ये पता होना चाहिए। मैंने एक वीडियोस में कंप्लीट डिस्कस किया था इनका डिफरेंस करके। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे सेकंड ऑर्डर आपका, इसमें इन्वर्जन रहता है, रिटेंशन रहता है। जो रेट है इसके अंदर आप क्या देखते हो, जैसे आपका जो जर्नल रिएक्शन हमने ली थी अभी बेस वाली, RX है प्लस में NaOH है, तो यहाँ पे आप जैसे बनाते हो ROH है प्लस में NaX है। तो यहाँ पे जो रेट होता है ना वो आपका अल्काइल लाइट भी और जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना उस दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये जो RX है रिएक्टेंट वाला, इसकी कंसंट्रेशन पे भी, और जो न्यूक्लियोफाइल है इन पर, ये SN2 रिएक्शंस है 1-1, तभी आपका 2 ऑर्डर पे डिपेंड करता है। और इसके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल आया आपका स्पीसीज के ऊपर, जो इंटरमीडिएट देते हो उसी साइड से आपका लिविंग ग्रुप, कंसंट्रेटेड रिएक्शंस होती हैं, एक साथ ही जो अटैक करने वाला है और लिविंग दोनों ही एक साथ ही बाहर होते हैं, उसको हम SN2 रिएक्शंस बोलते हैं। रेट का ऑर्डर पूछ सकता है, जैसे कार्बोटाइनोन में, तो SN2 में आपका प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी, टर्शरी, और SN1 में आपका टर्शरी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो इनसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो कई बार तो आपसे पूछ लेंगे SN1 SN2 में डिफरेंस बताओ, तो आप इसी का एग्जांपल्स है न्यूक्लियोफिलिक का। नाम नहीं देखे तब भी आपको कोई भी रिएक्शंस कर रहे हो तो आपको माइंड में पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है, एडिशन है, एलिमिनेशन है। जैसे मैंने हेलो अल्केन की प्रिपरेशंस की थी तो वहां पे एलिमिनेशंस रिएक्शंस भी की थी, इनमें भी आप कर सकते हो एडिशंस रिएक्शंस में। अब इस वाले को आपको कंप्लीट जो मैंने डिस्कस किया हुआ है वीडियो में GOC वाले में, तो वहां से जाकर आप इसको कंप्लीट वॉच कर लेना। SN1 SN2 को मैंने इन डिटेल बताया हुआ है। अब जैसे मैंने एलिमिनेशंस रिएक्शंस की थी तो वैसे यहाँ भी आप कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ ले लूँ कि RCH, कोई भी ग्रुप लगा दिया मैंने, यहाँ पे आपका CH है, एक मैंने X लगा हुआ है, यहाँ CH लगा हुआ है, और यहाँ मैंने लगा दिया कि CH3 है, और आपका कोई भी बेस आया, जैसे मैंने वाटर के साथ रिएक्शंस करवा रहे हो, तब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये प्रोटॉन है OH नेगेटिव वाला, ये अब H को तो X ले जाएगा और इस OH बेस से आपका H को मतलब अब्स्ट्रैक्ट करना चाहेगा प्रोटॉन को, तब ये X आपका रिमूव हो जाता है ये यहाँ से। तो यहाँ से एक अल्कीन की फॉर्मेशन होती है आपकी RCH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब देखिए ये हमने अल्कीन की फॉर्मेशंस कर दी आपके, ठीक है। ये किस टाइप की रिएक्शंस आपकी, जो एडिशंस रिएक्शंस वाली के अंदर बेस है प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्ट, X आपका लिविंग ग्रुप। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल का नाम सुना होगा, तो जैसे मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक था ना, वैसे ही सेटजेफ रूल है। सेटजेफ रूल 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपको, डिफाइंड सेटजेफ रूल। तो कैसे करते हो आप इन्हीं रिएक्शंस में, मान लिया कि एक तो ये है आपका, और सेकंड में करती RCH CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एक ही रिएक्शंस कर दी। अब ये 2 बना दिए मैंने, फॉर एग्जांपल A और B। अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटी हो सकती थी आपके पास, या तो आपने इस अब्स्ट्रैक्ट किया X को बाहर निकाला, ये हो गया। सेकंड में अगर करती है यहाँ से एक H ले लेती है X, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, तो ये आपका सेकंड पॉसिबिलिटी। अब इनमें से आपसे पूछ लिया कि A और B में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, तो सेटजेफ रूल क्या बोलता है कि जो डबल बॉन्डेड है आपका और वहां से जो कार्बन अटैच है, तो कौन सी ज्यादा अल्कीन स्टेबल होगी, जो ज्यादा मोर अल्काइलेटेड होगी। अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड से यहाँ दो अल्काइल ग्रुप, यहाँ सिर्फ एक H है, कोई आगे अल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो ये ज्यादा मेजर है।
ये 80% बनेगी ना, तो ये सिर्फ 20 रहेगी किसके अकॉर्डिंग, सेट्स रूल के अकॉर्डिंग। तो सिंपल सी सेट्स रूल ने आपको कई बार क्या होता है 4 ऑप्शन दे देंगे, लाइक आप 8 जे की वगैरह तैयारी कर रहे होंगे तो 8 जे में आपने क्वेश्चन देखा होगा कि 2-3 एल्कीन, उसमें आपका मेजर माइनर, तो वहां पे सेट्स रूल लग रहा होगा, तो आपको देखते ही पता होना चाहिए कि एल्कीन देखो साइड में देखो, मोर अल्काइलेटेड जो है उसको आप मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा, और जो लेस अल्काइलेटेड है वो आपका माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सेट्स ऑफ रूल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये हमने रिएक्शन सारी डिस्कस कर ली हैं। केमिकल प्रॉपर्टी जो आपकी हेलोएरिन्स की है आपकी, जैसे हमने एडिशंस रिएक्शंस का आपको एग्जांपल दे दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन कैसे होती है वो हमने दे दिया, एलिमिनेशंस रिएक्शंस भी आपकी कैसे कर सकते हो आपका, ये ऑल थिंग्स तो हो गई इसकी। अब हम जो नेक्स्ट जो वीडियोज होगी उसमें हमें हेलोएरिन्स की केमिकल रिएक्शंस क्या होंगी, और जो 1-2 क्वेश्चंस जो आपके आए हुए हैं हम उसको भी ट्राई करेंगे कि पीवाईक्यू को भी ले आए। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमें वीडियो स्टॉप ही करनी पड़ेंगे अब, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, इतना टाइम हम निकाल के वीडियोस बना रहे हैं, तो इतना कुछ तो है नहीं कि हम यूट्यूब से कुछ अर्निंग वगैरह कर रहे हैं। ये मैंने पैशंस के लिए स्टार्ट किया था, जैसे 2 ईयर्स होने वाले हो जाएंगे, तो विदाउट एनी अर्निंग मैंने 650, आप देख सकते हो कि 650 वीडियोस का कंटेंट बनाना रेगुलर, बिना किसी अर्निंग सोर्स के रेगुलर अपलोड कर रहे हैं, सिर्फ किसके लिए, स्टूडेंट्स को, ताकि हेल्प मिले और खुद की भी प्रैक्टिस हो जाए। इसीलिए तो अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दोगे तो हम किसी जो भी, जैसे एमएससी वाले स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं कि 3rd सेमेस्टर की वीडियोस बनाई जाए या नीदर, तो इसीलिए तो स्टार्ट किया था हमने 12th का कि अब एग्जाम्स हैं तो हम कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा लास्ट में। जो स्टूडेंट्स ने तैयारी नहीं की तो वो 1-2 वीडियो से 1 घंटे की वीडियो से कंप्लीट चैप्टर उनका रिकैप हो रहा है, तो एक हमने अच्छी सीरीज स्टार्ट इसीलिए की थी। आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तभी हम इनको कंटिन्यू रखेंगे, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ ऐसे लगता है कि आपको यहाँ पे कमी लग रही है, इंप्रूवमेंट की जरूरत, वो भी करें, ताकि हमें, तभी तो हमें पता चलेगा ना स्टूडेंट्स को किस पॉइंट पे क्या समझ नहीं आ रहा, तो हम उस पॉइंट को इंप्रूव करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताएंगे। क्योंकि जो भी थिंग्स अगर आप बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा। कोई भी टीचर्स आपको टीच कर रहा है, मान लिया आपके क्लास में पढ़ रहे हो, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपको समझ नहीं दिया, आप खुद से सोचते हो मुझे समझ नहीं आता टीचर, लेकिन जब तक आप टीचर्स के आगे नहीं बताओगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी तभी तो उसका सॉल्यूशंस निकलता है। तो आपको भी यही करना है। अगर आपको समझ नहीं आता कहीं पे भी, आपको लगता है कि टीचिंग में थोड़ा सा वो, तो आप कमेंट कीजिए, हम इंप्रूव करें, मेल भी करके आप बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वर्क करूंगी, ठीक है। मेरे लिए भी बेनिफिशियल है, आपके लिए भी है, आपको उसमें अच्छी इंप्रूवमेंट के साथ में नेक्स्ट वीडियोस मिलेगी। तो आप सभी जरूर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स वॉच करते हैं लास्ट तक या वैसे भी, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमें आप वीडियो अच्छी लग रही है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ज़्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, उनको हेल्प मिल रही है, तो वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा है। कुछ ही नहीं वॉच नहीं करेगा तो हमें नहीं बनाने का फ़ायदा है, ठीक है। तो यही सब था इस वीडियोज़ में, एंड पढ़ते रहिए अच्छे से, आपका एग्जाम्स एंड गुड लक, आपको जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं आपके लिए, एंड थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।